देखिए, ये जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं इनको हमें स्टडी करना है तो हमें एक चीज़ बहुत अच्छे से मालूम होनी चाहिए कि जब एनिमल्स थे और एनिमल्स को हमने क्लासिफाई करना स्टार्ट किया, अगर हमने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना स्टार्ट किया तो ऑर्गेनिज्म को आर एच विटेकर के अकॉर्डिंग हमने 5 किंगडम्स के अंदर क्लासिफाई किया। अब वो 5 किंगडम्स एग्जैक्टली थे क्या? इफ़ यू ड्रॉ ऑन द 5 किंगडम्स आपको एक पता लगता है कि जो फर्स्ट किंगडम है ये अपने पास मोनेरा है, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा एनिमीलिया एंड फिफ्थ इज प्लांटे। ये 5 किंगडम्स। इसमें से हमें मालूम लगता है एक चीज़ बहुत ही अच्छे से कि जो मोनेरा को स्टडी करते वक्त मोनेरा है क्या? मोनेरा एग्जैक्टली है प्रोकैरियोट, और जो ये बाकी बचे हुए हैं ये सारे के सारे हैं यूकैरियोट। तो अब जब हम यूकैरियोट्स की स्टडी करेंगे तो बेसिकली अकॉर्डिंगली वी आर गोइंग टू स्टडी द प्रोटिस्टा, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई, यानी प्रोटिस्टा, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई, हम इन चारों की स्टडी करेंगे व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स का एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। बेटा एक चीज़ इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी, हमने देखा कि कोई भी जो सेल होता है सेल के आसपास क्या है, इस तरीके से सेल के आसपास आपको सेल मेम्ब्रेन मिलेगी, प्लांट सेल होगा, प्रोटिस्टा होगा, फंजाई होगा या प्लांट होगा तो इसके अंदर आपके पास सेल वॉल भी मिलेगी। इसके साथ साथ न्यूक्लियस के आसपास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी मिलेगी और यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स मिलेंगे। ये वर्ड आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। इंपॉर्टेंट वर्ड ये चीज़ है कि हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं है। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोट्स में नहीं होंगे, बट इन द केस ऑफ यूकैरियोट्स वी हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। तो एनसीईआरटी अपने को क्या कहती है? एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन है, यानी बाहर एक ऐसा कंपार्टमेंट है, इसके अंदर और फिर अपने पास छोटे छोटे और कंपार्टमेंट्स है, इस तरीके से एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन। यूकैरियोटिक सेल्स हैव ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियर एनवेलप। ऑल्सो इसके पास लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स हैं। इन वर्ड्स का बेटा हम मतलब अभी सीखेंगे। जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स। यहाँ पे बात मालूम होनी चाहिए, जेनेटिक मटेरियल सर्कुलर नहीं होता है, जेनेटिक मटेरियल इस तरीके से लीनियर अमाउंट में एक सीधे धागों की तरह हमें मिलता है। यूकैरियोटिक सेल्स अलग अलग तरीके से हैं। यहाँ पे आपके पास 2 मेन ऑब्जर्वेशंस हैं, ये आप 2 सेल्स देख सकते हो। ऑब्जर्वेबल फीचर्स में हमें मालूम लगता है कि ये जो पढ़ रहे हैं हम लोग, ऊपर वाला पढ़ रहे हैं प्लांट सेल और नीचे वाला पढ़ रहे हैं एनिमल सेल। अब प्लांट और एनिमल सेल्स को ऑब्जर्व करोगे तो कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस कैन बी सीन बिटवीन दीज टू। हमें याद रखना है, ये जितनी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखा रखी हैं बेटा, आपको इनकी लेबलिंग याद करनी है और क्वेश्चन नीट के अंदर कभी भी किसी भी पॉइंट से पूछा जा सकता है। यू नीड टू वेरी वेरी क्लियर विद दिस थिंग्स। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग ऑफ द सेल ऑफ द प्रोकैरियोट। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल को बेटा अगर हम पढ़ते हैं तो हमें क्या क्या देखने को मिलता है? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कंबाइंड कवरिंग है जिसमें सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल है, यानी हम दोनों चीज़ को एक साथ पढ़ रहे हैं। सेल के बाहर की कवरिंग सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। सेल वॉल की स्टडी करते हैं तो हमें मालूम रहता है आपको सेल वॉल एनिमल सेल्स में तो नहीं मिलेगी, तो क्या फंगस में मिलेगी? यस। क्या प्रोटिस्टा में मिलेगी? यस। कुछ प्रोटिस्ट के अंदर मिलेगी। क्या प्लांट्स में मिलेगी? डेफिनेटली यस। अब सेल वॉल फंजाई में अलग, प्रोटिस्टा में अलग, प्लांट्स में अलग, तो उसकी कॉम्पोजिशन को हमें स्टडी करना जरूरी है। एल्गे के अंदर विच फॉल्स इन द प्लांट्स, उसके अंदर सेल्यूलोज की बनी है और कुछ कंबाइंड, कुछ मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड्स होते हैं जैसे गैलेक्टन्स एंड मैनन्स। ये वर्ड बेटा बार बार एनसीईआरटी में आते हैं, ये वर्ड ध्यान रख लीजिए। दीज आर समथिंग, दीज आर पॉलीसेकेराइड्स, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मॉडिफाइड कार्बोहाइड्रेट्स हैं। फंजाई को अगर आप स्टडी करो वहाँ पे काइटिन। दूसरी बात प्लांट्स, हाइयर प्लांट्स में बात करते हैं तो सेल्यूलोज फाइबर्स, मैट्रिक्स एंड डिपोजिशंस एग्जैक्टली है क्या? अगर आप इस बात को समझे कि जो सेल वॉल है, सेल वॉल को एक दीवार का जैसे एक हम सीलिंग की तरह समझ सकते हैं। जब आप सीलिंग को बना रहे हैं तो बेसिकली सीलिंग को बनाने के लिए, लेंटर डालने के लिए सबसे पहले आपको क्या काम करना है? इस तरीके से आपको यहाँ पे सरिये बिछाने हैं। आपको इस तरीके से आयरन का इस तरीके से सरिये लेने और यहाँ पे एक मेश वर्क क्रिएट करना है। ये जो मेश वर्क क्रिएट करते हैं ये सेल्यूलोज के फाइबर्स करते हैं। अब इस मेश वर्क के बीच में आपको बाकी सामान इस तरीके से इनपुट करना है, तो ये बाकी जो सामान है ये सारा का सारा मैट्रिक्स का सामान इस तरीके से इनपुट होता है। जैसे हम लोग अगर हमें लेंटर क्रिएट करना है तो हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे पहले इस तरीके से हम सरिया डालते हैं और सरिया डालने के बाद बीच में इसमें सीमेंट और पत्थर और बजरी ये सब चीज़ डालते हैं। उसी तरीके से अपने सेल्यूलोज के इस तरीके से फाइबर्स का एक नेटवर्क आपने क्रिएट कर दिया और उसके अंदर मैट्रिक्स आपने इनपुट कर दिया। कभी कभी अब जब सेल वॉल बन चुकी है, प्राइमरी सेल वॉल बन चुकी है, अभी समझा दें, सेल वॉल बन चुकी है, प्राइमरी सेल वॉल बन चुकी है, तो सेल हैज़ टू गेट मैच्योर्ड। जब सेल को मैच्योर होना है तो उसके साथ साथ हम समझते हैं कि सेल को स्पेसिफिक क्वालिटीज़ अपने अंदर लेके चलें।
सेल मैच्योर है, सेल को अपने पास स्पेसिफिक क्वालिटीज अगर लेके चलनी है तो क्या होगा, सेल को ये स्पेसिफिक क्वालिटी, ये एक्स्ट्रा चीजें देती हैं। स्यूबेरिन की प्रेजेंस होगी, सेल आपके पास किस तरीके से हो जाएगा, वाटरप्रूफ हो जाएगा। अगर सेल वॉल में स्यूबेरिन हो, अगर सेल वॉल के अंदर लिग्निन हो तो सेल के पास कोई और क्वालिटी आ जाएगी। सेल वॉल के अंदर काइटिन हो तो बेसिकली हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं सेल आपके पास कैसा होगा, फंगल सेल होगा। तो ये स्पेसिफिक मॉडिफिकेशंस होती हैं। अब ये साइंटिस्ट के सामने क्वेश्चन है कि जब आपने सेल वॉल बना दिया तो एग्जैक्टली सेल वॉल को डिपॉजिट कैसे किया। सेल वॉल को जब बेटा बनाने लगे, डिपॉजिट करने लगे, हमें पता लगा सेल एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर बिछाई जाती है। किस तरीके से पूरा का पूरा काम होता है, ये हमें ये पूरा एक सेल का स्ट्रक्चर देखिए आइडिया लगता है। आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, ये एक बड़ा सा सेल था ओरिजिनली, और उसको अब हमने दो सेल के अंदर, पहला हम अब यहाँ पे एक सेल और दूसरा हम दो सेल के बीच में अब इसको बांटना चाहते हैं। तो हमने क्या काम किया, इसके सबसे सेंटर में बेटा आप ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे आपको जो लेयर मिल रहा है ये है आपके पास मिडिल लेमेला। यानी अगर हम यहाँ पे बना के ही देख लें तो हमारे पास ओरिजिनली इस तरीके से एक सेल था, इस सेल ने अब डिवाइड करना है। तो डिवीजन के दौरान ये सेल अब सबसे पहले क्या काम करेगा, अपने दोनों सेल के बीच में एक लेयर डालेगा, मिडिल लेमेला। फर्स्ट लेयर मिडिल लेमेला, मिडिल लेमेला लेयर डालने के बाद ये सेल क्या करेगा, मिडिल लेमेला में एक तरफ यहाँ पे एक प्राइमरी सेल वॉल और यहाँ पर भी प्राइमरी सेल वॉल। दैट मीन्स हम यहाँ पे सबसे पहले हमने डाला मिडिल लेमेला, यहाँ पे डाला प्राइमरी सेल वॉल। देखो बेटा एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर डिपॉजिट हो रही है। फिर प्राइमरी सेल वॉल के ऊपर हम सेकेंडरी सेल वॉल डालेंगे। यहाँ पे आप ऑब्जर्व कीजिए, इधर आपके पास ये डल रही है दूसरा नेक्स्ट लेयर, आपके पास ये नेक्स्ट लेयर, दैट मीन्स दिस लेयर इज सेकेंडरी सेल वॉल, दिस लेयर इज सेकेंडरी सेल वॉल। तो हमें बेसिकली स्ट्रक्चर कुछ देखने में इस तरीके से मिल रहा है। प्राइमरी सेल वॉल आपको ये मिल गया, अब ये वाला होगा जो सेकेंडरी सेल वॉल। हमें ये बात समझ आती है कि सेल आपके पास जो डिपॉजिट कर रहा है सेल वॉल को, वो लेयर्स के फॉर्म में कर रहा है। सबसे पहले उसने डिपॉजिट किया मिडिल लेमेला, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी। यहाँ पे आप वापस आके जरा सेल का स्ट्रक्चर देखो, तो सेल का हमें न्यूक्लियस तो देखने में हमें यहाँ पर मिल रहा है, ये सेल का न्यूक्लियस मिल रहा है, ये सेल का न्यूक्लियस है। तो सेल से सबसे बाहर, इस न्यूक्लियस से सबसे दूर आपको जो लेयर मिल रही है मिडिल लेमेला, दैट मीन्स मिडिल लेमेला इज आउटर, इट इज आउटर मोस्ट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अगर आपको सेल के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करना है तो मिडिल लेमेला सेल के सबसे बाहर वाले लेयर में मिल रहा है, उससे अंदर प्राइमरी, उससे अंदर सेकेंडरी, उससे अंदर टर्शियरी। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि अगर आप सेल वॉल की डिपोजिशन हो रही है तो सेल के साइटोप्लाज्म के सबसे पास या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सबसे पास आपके पास कौन से मिलेगी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और मिडिल लेमेला। तो आंसर होगा आपका टर्शियरी। अगर टर्शियरी होगी तो टर्शियरी मिलेगी, अगर टर्शियरी अभी तक नहीं बनी है तो आंसर सेकेंडरी होगा, अगर अभी तक सेकेंडरी नहीं बनी है तो आंसर आपके पास प्राइमरी होगा। ये हम सेल का देखते हैं। अगर आप फॉर्मेशन देखने की मिडिल लेमेला का कॉम्पोजिशन क्या है, जब ने दो सेल ने, प्लांट सेल्स ने डिवाइड किया तो मिडिल लेमेला क्रिएट किया। तो मिडिल लेमेला में होता क्या, मिडिल लेमेला दो सेल्स को आपस में जोड़ने का काम करती है, इसलिए इसको सीमेंटिक लेयर कहते हैं। मिडिल लेमेला की मेन कॉम्पोजिशन है पेक्टिन्स। पेक्टिन्स आपके पास कुछ स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट डिराइव्ड सब्सटेंसेस हैं जो बने कैल्शियम पेक्टेट एंड मैग्नीशियम पेक्टेट के। ये सेल को एक स्टोनी फील देते हैं, जैसे पत्थर टाइप की फील आती है, सेल को वो प्रोवाइड करते हैं। एब्सेंट, ये जो मिडिल लेमेला होता है, एब्सेंट एट द साइड्स ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। अब ये प्लाज्मोडेस्माटा नाम की चिड़िया है क्या, अब हम थोड़ी देर में सीखेंगे। वंस वी हैव अंडरस्टूड द सेल वॉल, प्लाज्मोडेस्माटा हमें एकदम आराम से समझ आएगा, आप वेट कीजिए। प्लाज्मोडेस्माटा अगर आप अभी तक आप डिपॉजिट कर चुके हैं, नेक्स्ट आपको जो लेयर डिपॉजिट करनी है दैट शुड बी दी, यहाँ पे देखिए आपने मिडिल लेमेला ले कर दिया तो आपके पास जो नेक्स्ट लेयर होनी चाहिए वो प्राइमरी सेल वॉल होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम लोग प्राइमरी सेल वॉल के देखेंगे। In the young growing cell, meristematic cell, only primary cell wall is found. Actually, primary cell बनी किस चीज़ की है? Primary cell wall बनी है सेल्यूलोज फाइबर, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन, इन सब चीज़ों की बनी है। जब सेल डिवाइड कर रहा होता है तो एनिमल सेल डिवाइड करके सेल वॉल नहीं बनाता, तो एनिमल सेल को तो बाहर निकाल दीजिए। अब बात यहाँ पे हो रही है प्लांट सेल। तो बेटा प्लांट सेल डिवाइड होगा, एक सेल से दो डॉटर सेल्स बनेंगे, तो दोनों डॉटर सेल्स के बीच में क्या होगा, सेल वॉल तो प्रेजेंट होगी। तो बेसिक मिनिमम, अगर दो सेल्स के बीच में मिनिमम, अगर आपके पास मिनिमम लेवल ऑफ, अगर आप डिपोजिशंस को देखें तो आपके पास मिडिल लेमेला तो मिलेगा, इसके साथ दूसरा आपको प्राइमरी सेल वॉल मिलेगा। अगर कोई सेल एक्टिवली डिवाइड भी कर रहा है और वो डॉटर सेल बना रहा है, जैसे मेरिस्टेमेटिक सेल मिडिल लेमेला रखेगा, प्राइमरी सेल वॉल रखेगा, क्या उसको सेकेंडरी सेल वॉल डेवलप करने का टाइम मिलेगा? नहीं।
क्योंकि जब सेकेंडरी सेल वॉल बनती है तो सेल मैच्योर हो जाता है, और हमें मालूम है वर्ड मेरिस्टेमेटिक, अगर कोई चीज मेरिस्टेमेटिक है दैट मीन्स डिवाइड कर रहे हैं, दैट मीन्स अभी तक उसने स्पेसिफिक मैच्योरेशन नहीं करी। तो हम कहते हैं कि अगर कोई यंग सेल है, काफी एक्टिवली ग्रो कर रहा है, यानी वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का पार्ट है, तो उसके अंदर अभी सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल होगी, सेकेंडरी नहीं होगी, टर्शरी नहीं होगी। अगर सेल में प्राइमरी सेल वॉल है और सेल अपना साइज इंक्रीज करना चाहता है, सेल इतना सा था अब सेल अपना साइज इंक्रीज करना चाहता है, तो हमें ये बात मालूम होनी चाहिए सेल क्या करेगा, बाय द प्रोसेस ऑफ इंटरसेप्शन। व्हाट इज इंटरसेप्शन? इंटरसेप्शन टेल्स अस दैट इट इज अ प्रोसेस बाय व्हिच द सेल एक्सपैंड्स इन साइज। कहानी क्लियर? अब जब सेल मेरिस्टेमेटिक था, अब धीरे धीरे क्या हुआ, सेल मैच्योर हो गया। अगर सेल मैच्योर होता है तो क्या कंडीशन होती है, मैच्योर टिश्यू में प्राइमरी के अबव नेक्स्ट लेयर डाली जाती है, वो है सेकेंडरी सेल वॉल। जब सेकेंडरी सेल वॉल डाली जाती है तो हम कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल तो थी, उसके साथ साथ हमने प्राइमरी के ऊपर कुछ नई डिपोजिशंस करने शुरू कर दिया। अब डिपोजिशन आप स्यूबेरिन का कर सकते हो जो वाटर प्रूफिंग दे सकता है, अगर लिग्निन का कर दिया तो हार्डनेस दे सकता है, और यहाँ पे अगर क्यूटिन का कर दिया, ये वर्ड ध्यान से रखना, इट इज नॉट काइटिन, दिस इज क्यूटिन, क्यूटिन का किया तो सेल को वाटर प्रूफिंग मिल सकती है। यानी सेकेंडरी सेल वॉल जब आई तो सेल को स्पेसिफिक क्वालिटीज मिली। सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर सेल्यूलोज के अलावा बाकी चीजें भी होती हैं, बाकी चीजें जैसे स्यूबेरिन, जैसे लिग्निन, जैसे क्यूटिन, तो इनकी प्रेजेंस की वजह से किसी भी सेल को कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स यानी कुछ स्पेसिफिक फीचर्स मिलते हैं। बिल्कुल क्लियर। अब हमारे पास वही वर्ड ओरिजिनल आया था प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा समझने से पहले बेटा आप ये डायग्राम देखिए। अगर हमारे पास सेल नंबर 1, यहाँ पर आपके पास फर्स्ट सेल है और ये सेकंड सेल है, दो सेल के बीच में हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, दो सेल्स के बीच में आपको ये इस तरीके से चलता हुआ ये चीज दिखाई दे रही है। ये जो आपके पास ये ब्लू कलर का चैनल दिखाई दे रहा है, ये ब्लू कलर का जो चैनल है, दिस चैनल इज टर्म्ड एज प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटा है क्या? Plasmodesmata is a cytoplasmic channel which passes through the cell wall. दैट मीन्स सेल वॉल के अंदर से निकलने वाला एक टनल जिसकी मदद से दो सेल्स के साइटोप्लाज्म आपस में कनेक्टेड रहेंगे। तो अब हिसाब लगाइए, अगर हमारे पास दो रूम है और दो रूम के बीच में एक दीवार है, ऑब्वियस सी बात है, तो दोनों रूम को अगर कनेक्ट करना है तो मुझे दीवार को तोड़ना पड़ेगा, यानी उस एरिया में दीवार नहीं होगी ताकि एक पाइप पास कर सके। एग्जैक्टली हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो मिडल लेमेला होता है, मिडल लेमेला इज एब्सेंट एट द साइड्स ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। तो मिडल लेमेला, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल इज एक्टिंग एज अ वॉल। तो अगर आपके पास प्लाज्मोडेस्माटा यानी वो टनल यानी वो ट्यूब अगर है तो दैट मीन्स वहां पर मिडिल लेमेला, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगी उसके आसपास, यानी सिर्फ उस रीजन के अंदर। Plasmodesmata is a cytoplasmic channel which pass through the cell wall. These are lined by plasma membrane. ये बात बहुत जरूरी है, अगर आप उस ट्यूब के अंदर, उस टनल के अंदर वाली तरफ देखें तो वो आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिल जाएगी। एंड कंटेन्स अ सेंट्रल स्ट्रक्चर कॉल्ड अ डेस्मोटिब्यूल। क्या है? Desmotubule is a structure made by smooth endoplasmic reticulum। कहानी समझ रहे हैं? दैट मीन्स अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये सेल है और ये सेल है, इन दोनों सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने मिलके आपस में फ्यूज करके एक ट्यूब सा बना लिया, इसको हमने क्या टर्म किया? डेस्मोट्यूब्यूल। तो डेस्मोट्यूब्यूल एक कनेक्टिंग स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इनसाइड द टनल। शुरुआत से टनल का नाम प्लाज्मोडेस्माटा, टनल की इंटरनल लाइनिंग, अंदर की तरफ से टनल के अंदर क्या पड़ा है? सेल मेम्ब्रेन, और टनल के अंदर भी आपके पास जो चीज एक्सटेंड कर रही है वो है डेस्मोट्यूब्यूल। किसने बनाया डेस्मोट्यूब्यूल? डेस्मोट्यूब्यूल स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ बोथ द सेल्स, इन्होंने मिलकर बनाया। पिट्स क्या होते हैं? अगर आप प्लांट सेल्स को स्टडी करते हैं तो प्लांट सेल्स के अंदर क्या आते हैं? पिट्स आर पार्ट ऑफ प्लांट सेल्स थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ फ्लूइड अकर्स इन दिस रीजन। द सेकेंडरी सेल वॉल इज एब्सेंट एंड ओनली प्राइमरी सेल वॉल इज प्रेजेंट। अब यहाँ पे इस डायग्राम को जरा गौर से देखिए। हमने स्टडी किया और समझा कि हमारे पास ये जो रेड वाला लेयर आपको बीच में दिखा रखा है, दिस इज मिडिल लेमेला, लाइट ब्लू इज प्राइमरी सेल वॉल एंड डार्क ब्लू इज सेकेंडरी सेल वॉल। अगर दो सेल में अगर हम अंडरस्टैंड करें कि यहाँ पर हमारे पास दो सेल हैं, इन दोनों सेल के अंदर ऑब्जर्व करने में हमें मालूम लगता है कि इन दोनों सेल के अंदर सब जगह देखिए आपके पास सेकेंडरी सेल वॉल कॉन्टिन्यूस है, लेकिन प्राइमरी सेल वॉल कॉन्टिन्यूस है, लेकिन ये सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर इस एरिया के अंदर, इस एरिया में सेकेंडरी सेल वॉल में गड्ढे हैं, यहाँ पे सेकेंडरी सेल वॉल कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो एक कनेक्टिंग चैनल सा बन जाता है जो दो सेल्स को कम्युनिकेशन करने में हेल्प करता है, आपस में एक्सचेंजेस करने में फैसिलिटेट करता है। तो इस गड्ढे को हम क्या टर्म करते हैं? पिट्स। सिंपल।
सेल वॉल की प्रेजेंस अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। अगर हम प्रोकैरियोट्स में देखें तो मोनेरा हमने जस्ट स्टडी किया, पेप्टाइडोग्लाइकन होता है। फंजाई में इट इज काइटिन, एल्गे के अंदर ग्लाइकोप्रोटीन्स, पॉलीसैकेराइड गैलेक्टिन्स एंड मनन्स हमने पढ़े थे। प्लांट्स के अंदर सेल्यूलोज का बना है, हेमीसेल्यूलोज का बना है और पेक्टिन्स का बना है। इट इज नॉट रेक्टिन, दिस इज पेक्टिन। मूव करते हैं आगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा लेमा भी टर्म कर सकते हैं। लेमा मतलब कवरिंग, मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलिए, प्लाज्मा लेमा बोलिए, बिल्कुल। इसकी क्वासी फ्लूइड नेचर है, सिलेक्टिवली परमिएबल है, इलास्टिक है। हमें इलास्टिक समझ आता है, सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब समझते हैं। अगर आपके पास एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो मेम्ब्रेन के पास एक मेम्ब्रेन बैरियर की तरह, तो एक तरफ का सामान इधर ना जाए, इधर का सामान इस तरफ ना है, तो बैरियर की तरह काम कर रही है। लेकिन अगर मेम्ब्रेन एक 100% स्ट्रॉन्ग बैरियर है, दैट मींस एक्सचेंज तो पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए मेम्ब्रेन को कुछ चीजें बाहर से अंदर और अंदर से कुछ चीजें बाहर अलाउ करनी है। तो हम जब अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टडी करते हैं तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्ट करती है कि कुछ चीजें ही अंदर आ सके, दैट मींस सेलेक्टिवली परमिएबल। इफ थिंग्स आर मूविंग फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड और वाइस वर्सा, वी कॉल इट एज परमिएबिलिटी। When the substances which are passing down from inside to outside and vice versa are selected, यानी selected type of constituents को ही आने जाने दिया जाएगा, तो ऐसी मेम्ब्रेन को आप टर्म करेंगे selectively permeable। ओके, एंड इट इज क्वासी फ्लूइड। क्वासी फ्लूइड का मतलब है इट इज नॉट सॉलिड, इट इज नॉट फ्लूइड, इट इज अ मिक्सचर। इस तरीके से आपके पास एक ऐसा मीडियम एरिया है कि इट इज सॉलिड बट स्टिल शोज द सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिक्विड नेचर। इलास्टिसिटी अपने पास शो करती है, मूवमेंट आपके पास इसके अंदर शो कर सकती है, जैसे एक पानी के अंदर इस तरीके से तैर रहा हो, इस तरीके से आपके पास मूवमेंट शो कर सकती है। कॉम्पोजिशन ट्राइपार्टाइट। ट्राइपार्टाइट मतलब 3 लेयर, ट्राइलेमाइनर यानी 3 लेयर। 3 लेयर्स कैसे होते हैं अभी हम समझते हैं। जब हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा तो आप यहां पे ऑब्जर्व कर सकते हो बेटा, एक लेयर सबसे ऊपर आपके पास ये वाला लेयर ऑब्जर्व कर सकते हो, इसको हाईलाइट किया। उसके बाद आप ये वाला लेयर ऑब्जर्व कर सकते हो, दूसरा लेयर, और फिर आपके पास यहाँ तीसरा लेयर। दैट मीन्स इस 3 लेयर के साथ मिला के हम कहते हैं इसका जो स्ट्रक्चर होता है ट्राइपार्टाइट ट्राइलेमाइनर, 3 लेयर्स का स्ट्रक्चर है। अगर हम इसकी बात करें इसके अंदर तो जो कॉम्पोजिशन है ऐसी है। अगर बनाते हैं कुछ इंडिविजुअल कंटेंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने के लिए कौन कौन से केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने के लिए कार्बोहाइड्रेट इन्वॉल्व है, लिपिड इन्वॉल्व है और प्रोटीन इन्वॉल्व है। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स जब भी मिलते हैं तो उनको हम ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जब भी मिलते हैं इनको ग्लाइकोप्रोटीन्स कहते हैं, ये ध्यान रखना। कार्बोहाइड्रेट्स अकेले मिलने की जगह हमेशा या तो लिपिड के साथ कॉम्बिनेशन में मिलेंगे या प्रोटीन के साथ कॉम्बिनेशन में मिलेंगे, तो टेक्निकली इट इज फाउंड एज ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स। देन वी टॉक अबाउट अकेले लिपिड्स। लिपिड्स यूजुअली कार्बो, इस पूरी की पूरी जो मेन कंपोनेंट है आपके पास यहाँ पे फॉस्फोलिपिड्स हैं। फॉस्फोलिपिड्स आपके पास मेन है। इसके अलावा लिपिड्स के रूप में आपके पास कोलेस्ट्रॉल मिल सकते हैं। सर्टेन स्पेसिफिक लिपिड्स जैसे सेरिब्रोसाइड्स एंड गैंग्लियोसाइड्स, ये भी लिपिड्स के एक टाइप होते हैं, ये भी हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिल सकते हैं। इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स। बहुत लंबे टाइम तक ये स्टोरी चलती रही कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है कैसी होती है, किसने इसका स्ट्रक्चर दिखाया, और अलग अलग लोगों ने स्ट्रक्चर्स दिए, स्टडीज हुई, और फाइनली एक जाके स्ट्रक्चर आज एक्सेप्ट हुआ। वो स्ट्रक्चर था फ्लूइड, अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जो दिया सिंगर एंड निकोलसन, 2 अलग अलग साइंटिस्ट हैं। इन्होंने मिलकर स्टडी करी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर दिया। ये स्ट्रक्चर बेटा आप यहाँ पे इफेक्टिवली देख सकते हो। इस स्ट्रक्चर के अंदर देखने में मालूम लगता है कि पहली चीज, एक हमारे पास 3 लेयर है, हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया। इस लेयर के अलावा आपके पास यहाँ पे देखिए प्रोटीन्स मिल रहे हैं, इंटीग्रल प्रोटीन्स मिल रहे हैं, साइटोस्केलेटन, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन्स, फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, वही कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स की कॉम्बिनेशन है। अब ये चीज बनाने के लिए जो मेन चीज है यहाँ पे, जो आपको यहाँ पे इस तरीके से माचिस के तीली की तरह दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जब स्टडी किया तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड्स थे वो फॉस्फोलिपिड्स थे। तो इंडिविजुअल फॉस्फोलिपिड देखने में कैसा लगता है आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। इंडिविजुअल फॉस्फोलिपिड को अगर हम देखते हैं तो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल इस तरीके से है, जो आपके पास एक ऊपर ये सर्कल और इसके साथ नीचे एक्सटेंडिंग 2 चेन्स। ये एरिया जो आपके पास ये एंड है, इसको हम हाइड्रोफिलिक एंड कहते हैं। एक एंड जो वाटर को पसंद करता है, और ये वाला जो नीचे कार्बन की लॉन्ग चेन्स हैं, ये हमारे पास हाइड्रोफोबिक एंड है। तो यहाँ हम स्टडी कर रहे हैं एक फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर विद हाइड्रोफिलिक एंड अ हाइड्रोफोबिक एंड। क्योंकि इसके पास दोनों है, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक, दोनों आपके पास एरियाज है, ऐसे मॉलिक्यूल को एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल बोला जाता है। कहानी सिंपल सा क्लियर? आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं बहुत सारे फॉस्फोलिपिड इस तरीके से पड़े हैं। तो दैट मीन्स फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है,
आप ऑब्जर्व कर सकते हैं फॉस्फोलिपिड की एक लेयर यहाँ पे इसके ऊपर, दैट मीन्स अगर इसको हम हाईलाइट कर दें, फॉस्फोलिपिड का एक लेयर ये मिल रहा है और दूसरा फॉस्फोलिपिड का ये ले रहा है, तो यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स का बाइलेयर। अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि ऐसा लगेगा कि फॉस्फोलिपिड्स के अंदर यहाँ पे ये आपके पास ये जो प्रोटीन्स हैं ये फॉस्फोलिपिड्स के अंदर इस तरीके से डूबे हुए हैं। हमें बात लगता है कि जैसे अगर ये पूरी की पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक समुद्र है, तो इस समुद्र के अंदर यहाँ पे ये जो आइसबर्ग्स हैं ये इस तरीके से फ्लोट कर रहे हैं। इसीलिए कुछ साइंटिस्ट ने इस बात को ऑब्जर्व किया और हमें ना एक टर्म दिया। इसने कहा कि जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन इज टेक्निकली समथिंग प्रोटीन आइसबर्ग्स फ्लोटिंग इन द सी ऑफ लिपिड्स। मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स में अगर लिपिड्स की बात करें तो बेटा सबसे पहले अभी हमने जो स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किया वो फॉस्फोलिपिड्स का स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किया। इस स्ट्रक्चर में अपने को देखने को मालूम लगा फॉस्फोलिपिड्स आपके पास जो होते हैं एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स हैं बेसिकली फॉस्फोलिपिड्स आर फॉस्फोग्लिसराइड्स। इनकी केमिकल वर्ड है, ये आपको याद करना है, इसको हम बायोमॉलिक्यूल चैप्टर में पढ़ेंगे कि फॉस्फोग्लिसराइड्स है क्या। केमिकली फॉस्फोलिपिड्स आर फॉस्फोग्लिसराइड्स एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक एलिमेंट्स भी होते हैं, मतलब पार्ट्स होते हैं। इसके अलावा मेम्ब्रेन के अंदर आपके पास स्फिंगोलिपिड्स मिल सकते हैं, यस, एंड कोलेस्ट्रॉल, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हम समझते हैं कि देयर इज अ स्टेरॉल फैमिली ऑफ लिपिड्स, सॉरी, there is a sterol family of lipids। जब भी आपको इस तरीके से लिपिड्स को पढ़ना है तो लिपिड्स में एक टाइप के लिपिड्स होते हैं, इनको हम स्टेरॉल्स कहते हैं। उन स्टेरॉल्स का एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पे कोलेस्टेरॉल। तो बेटा कोलेस्ट्रॉल है एग्जैक्टली क्या? कोलेस्ट्रॉल ऐसा स्टेरॉल है जो एक फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर में जरा बड़े गौर से देखिए, आपको जो यहाँ पे चीज दिखाई दे रहा है कोलेस्ट्रॉल, ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये कोलेस्ट्रॉल हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक स्ट्रक्चर, एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। हम लोग जब एनसीईआरटी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर्स को देखते हैं तो अपने को देखने को मिला, आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पेरिफेरल प्रोटीन्स देख सकते हैं, यहाँ पे आप शुगर ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहाँ पे आपके पास फॉस्फोलिपिड बाइलेयर ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके साथ साथ इधर ये जो मेन कॉम्पोनेंट है स्टेरॉल्स है। आप थोड़ा ध्यान रखिए, जो स्टेरॉल्स है ये हाइड्रोफिलिक एंड के आसपास हैं और ये स्टेटमेंट आपको नोट करने वाला है। Whenever you look at sterols are located near the hydrophilic ends of the lipid bilayer। अगर हमें लिपिड बाइलेयर को ऑब्जर्व करें तो एक समुद्र की तरह है, it looks like a sea of lipids within which the proteins are floating। प्रोटीन्स आइसबर्ग्स की तरह इस तरीके से फ्लोट कर रहे हैं। सिंपल अपने को समझ आते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बेटा स्ट्रक्चर को पढ़ा गया, हमें मालूम है फ्लूइड मोजाइक मॉडल है, सिंगर एंड निकोलसन ने हमें स्ट्रक्चर दिया। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के अंदर हम यहाँ तक अभी तक ये पढ़ चुके हैं कि इस लिपिड लेयर की स्टडी बात करें तो लिपिड लेयर का पूरा थिकनेस 60 एंगस्ट्रॉम का है, जहाँ पे हमें इसका डायमेंशन देखने को मिलता है। दिस हैज टू बी रिमेंबर्ड। बात करते हैं विद इन दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लिपिड्स हमने पढ़ लिया। अब हमें दूसरी चीज, इसका मेन कंपोनेंट जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, दैट इज द प्रोटीन्स। यानी अगर मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बात करूं तो प्रोटीन्स आर इन मोर परसेंटेज एज कंपेयर टू द लिपिड्स। द मेम्ब्रेन इज एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल का मतलब क्या है? मेम्ब्रेन 2 लेयर का बना हुआ है, लिपिड बाइलेयर है, दिखता 3 लेयर का ट्राइपार्टाइट स्ट्रक्चर है, बट इट इज लिपिड बाइलेयर मॉडल। इसके अंदर मेम्ब्रेन इज एसिमेट्रिकल ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट मेम्ब्रेन प्रोटीन्स टुवर्ड्स इनसाइड एंड आउटसाइड। दैट मींस अगर मेम्ब्रेन में हम इस तरीके से टर्म करते हैं, एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, तो बाहर की तरफ आपके पास अलग प्रोटीन्स और आपके पास अंदर की तरफ अलग प्रोटीन्स इस तरीके से मिल सकते हैं। इस वजह से मेम्ब्रेन को एक बेसिकली एसिमेट्रिकल मॉडल या एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर कहा जाता है। अगर मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स की स्टडी करना शुरू करें तो हमें कुछ चीजें मालूम लगती हैं। प्रोटीन्स डिपेंडिंगली आपके पास अलग अलग टाइप के, डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, की मेम्ब्रेन में से अगर मैं प्रोटीन निकालना चाहूं तो कितनी आसानी से निकलेगा, उस मुताबिक मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स 2 होते हैं, एक एक्सट्रिंसिक होता है, एक इंट्रिंसिक होता है। और यहाँ पे हम समझाते हैं कि एक्सट्रिंसिक आर सुपरफिशियली अटैच्ड, बाहर की तरफ लगे हुए हैं, और इंट्रिंसिक आर पार्शियली और टोटली बरिड। दैट मींस अगर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होगा तो मेम्ब्रेन में एक्सट्रिंसिक प्रोटीन प्रैक्टिकली किस तरीके से सुपरफिशियली अटैच्ड होगा, लेकिन इंट्रिंसिक प्रोटीन आधा या पूरा का पूरा अंदर डिपॉजिटेड, अंदर गड़ा हुआ होगा। इट इज पार्शियली और टोटली बरिड। जो टोटली बरिड होते हैं बेटा उनको हम ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स टर्म करते हैं। ये बात हमें बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए। अगर आप टोटल सुपरफिशियली दैट इज 30% ऑफ द टोटल प्रोटीन्स एंड इंट्रिंसिक आर 70%। अगर हम बात समझते हैं कि जो एक्सट्रिंसिक है आसानी से, देखो ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन निकाला तो एक्सट्रिंसिक है उनको आसानी से निकाला जा सकता है, लेकिन इंट्रिंसिक को निकाला नहीं जा सकता, दे कांट बी एक्सट्रैक्टेड। फिर फंक्शन, आपके पास अगर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है तो इंटरनल साइड मिलेंगे,
एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का मतलब या तो यहाँ होगा या तो इस साइड होगा, या तो आप ऐसा होगा या फिर इस तरीके से होगा। तो इनको अगर ये इंटरनल साइड होंगे तो ये एंजाइम्स की तरह काम कर सकते हैं, अगर ये एक्सटर्नल साइड होंगे तो रिसेप्टर और रिकॉग्निशन सेंटर्स की तरह काम कर सकते हैं। कोई भी सेल के पास बाहर से मॉलिक्यूल्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स आएंगे और सेल उनके लिए रिस्पॉन्ड करेगा, तो हमें रिसेप्टर्स चाहिए, रिकॉग्निशन सेंटर्स चाहिए। तो एक्सटर्नल साइड पे मिलते हुए जो आपके पास प्रोटीन्स होते हैं, रिसेप्टर और रिकॉग्निशंस की तरह हेल्प करते हैं, एक काम करते हैं। लेकिन जो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं या वो एंजाइम की तरह काम कर सकते हैं, कैरियर प्रोटीन्स, चैनल प्रोटीन्स की तरह काम कर सकते हैं। ये कैरियर प्रोटीन्स, चैनल प्रोटीन्स होते क्या? बेटा मेम्ब्रेन को ऑब्जर्व कीजिए और यहाँ पे जरा स्ट्रक्चर देखिए। क्या मेम्ब्रेन के बाहर से, बाहर का मटेरियल क्या हमें अंदर भेजना है? बिल्कुल भेजना है। अगर बाहर का मटेरियल आपको अंदर इस तरीके से भेजना है तो यहाँ पे आपके पास जो चीज है ये आपके पास प्रोटीन का चैनल है। यानी प्रोटीन चैनल्स क्या करते हैं, बाहर से अंदर चीजें चीजों का मूवमेंट बाहर से अंदर की तरफ अलाउ करते हैं। एंड सेम थिंग गोज फॉर द कैरियर प्रोटीन्स। बात करते हैं कंपोनेंट्स की। तो अगर हमने लिपिड्स की बात करी, बेटा लिपिड्स फ्लूइडिटी प्रोवाइड करेंगे, क्वासी मतलब हाफ फ्लूइड नेचर प्रोवाइड करेंगे। लिपिड्स की वजह से इलास्टिसिटी है, एंड एक लिपिड जो कोलेस्ट्रॉल है उसकी वजह से मेम्ब्रेन को अपना स्टेबिलिटी मिलता है। प्रोटीन्स करियर टनल प्रोटीन्स की तरह काम कर सकते हैं। टनल यानी एक ट्यूब की तरह, आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हो, बाहर का सामान अंदर या अंदर का सामान बाहर, ये टनल प्रोटीन्स काम करेंगे। इसके साथ साथ अगर कोई भी मेम्ब्रेन में आपके पास प्रोटीन्स हैं तो वो एंजाइम रिसेप्टर की तरह या हार्मोन रिसेप्टर की तरह काम करेंगे। एग्जाम्पल समझ लीजिए कि आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन बनाया पैनक्रियाज ने, पैनक्रियाज ने अगर इंसुलिन बनाया तो बॉडी को उस इंसुलिन को प्रोसेस करना है, उसके अगेन उसके रिस्पांस में काम करना है। तो इंसुलिन के रिस्पांस में काम करने के लिए आपको एग्जैक्टली चाहिए वो हार्मोन रिसेप्टर्स, ये भी मेम्ब्रेन बनाती है। और कार्बोहाइड्रेट सेल के रिकॉग्निशन में मदद करते हैं। ये हम चीज इन दी टर्म ऑफ एंटीजेंस अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। देखिए मेम्ब्रेन ने चीजों को बाहर से अंदर लाना है या अंदर से चीजों को बाहर लेके जाना है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट कंसेप्ट बनता है समझने के लिए, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट बेसिकली पैसिव, एक्टिव और बल्क ट्रांसपोर्ट, 3 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है, पैसिव, एक्टिव, बल्क। अब इनकी डिटेल्स पे बहुत फोकस करना क्योंकि पूरे सिलेबस में यही बेसिक कंसेप्ट आपका चलने वाला है। पैसिव में पढ़ेंगे स्पेसिफिक सब्सटेंसेस मूव फ्रॉम रीजन ऑफ high concentration, move from the region of high concentration to the region of low concentration without expenditure of energy। यानी पैसिव ट्रांसपोर्ट में चीजें मूव करेंगी वहां से जहां पे उनका अमाउंट ज्यादा है टू द एरिया जहां पे उनका अमाउंट कम है, और इस प्रोसेस में एनर्जी बिल्कुल भी नहीं लगेगी। दैट मीन्स मूवमेंट इज अलोंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, इट इज अलोंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जब हम बात कर रहे हैं पैसिव की। पैसिव के बेटा हिस्से आपके पास हैं। सबसे पहले देखिए पैसिव में सिंपल डिफ्यूजन है। सिंपल डिफ्यूजन में नॉन पोलर कंपोनेंट्स लाइक लिपिड्स, स्टेरॉल्स एंड ऑक्सीजन पास थ्रू द मेम्ब्रेन। अगर आप सेल मेम्ब्रेन की बात देखें, सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स का बना हुआ है प्रेडोमिनेंटली। तो अगर किसी चीज को मेम्ब्रेन को पास डाउन करना है तो मेम्ब्रेन उसकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट ना करे। हमें केमिकल ये बात समझ आती है कि अगर बाहर से कोई भी चीज अंदर जानी है तो मेम्ब्रेन को उसको अपने थ्रू अलाउ करना है, मूवमेंट अलाउ करनी है। तो मेम्ब्रेन सिर्फ उन चीजों की मूवमेंट अलाउ करती है जिनका केमिकल नेचर नॉन पोलर होता है। दैट मीन्स वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मतलब इस तरीके से उनके अंदर नहीं होंगे, वो नॉन पोलर न्यूट्रल क्वालिटी के होंगे। तो जैसे हम यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं ऑयल्स, जैसे हम स्टडी करते हैं कोलेस्ट्रॉल टाइप्स, जैसे स्टेरॉल्स, जैसे ऑक्सीजन, ये मेम्ब्रेन के थ्रू आराम से डिफ्यूजन कर सकते हैं। दे आर मूविंग फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन। अब देखिए बहुत सारी चीजों को बाहर से हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन के रीजन में जाना है, लेकिन वो नॉन पोलर नहीं है। क्योंकि वो नॉन पोलर नहीं है तो मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज होके तो नहीं जा सकते। तो अब हमें उन चीजों को मदद करना है, उनकी मूवमेंट को फैसिलिटेट करना है, यानी उनकी मूवमेंट को हमें अलाउ करना है। तो इसके लिए जिस डिफ्यूजन का हम इस्तेमाल करते हैं वो होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में लार्ज पोलर मॉलिक्यूल, यहाँ पे वर्ड इंपॉर्टेंट है बेटा पोलर, क्योंकि वो पोलर हैं, दैट मीन्स वो चार्ज हैं, दैट मीन्स वो मेम्ब्रेन से नहीं जा सकते, तो उनको हमें मदद करना है। कहते हैं लार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज, लाइक अमाइनो एसिड, लाइक आयंस एंड लाइक सोडियम एंड क्लोराइड, ये मेम्ब्रेन के थ्रू कैन नॉट डिफ्यूज थ्रू द मेम्ब्रेन, देयरफॉर दे नीड स्पेसिफिक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। कुछ मेम्ब्रेन में एग्जिस्टिंग प्रोटीन्स की मदद लेते हैं ताकि प्रोटीन्स उनको बाहर से अंदर करें, जैसे कैरियर प्रोटीन्स, जैसे टनल प्रोटीन्स। पोलर चीजों को, जो बड़ी बड़ी पोलर चीजें हैं, उनको बाहर से लेकर अंदर सेल के अंदर ट्रांसफर करने में मदद करते हैं। जैसे कुछ प्रोटीन्स कहलाते हैं आयनोफोर्स, ये आयंस के ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं। कुछ प्रोटीन्स जैसे पोरिन्स, ये वाटर जैसी चीजों को मदद करते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम पढ़ते हैं पोरिन्स का, एक्वापोरिन्स। एक्वापोरिन्स वो प्रोटीन्स हैं जो वाटर की मूवमेंट बाहर से अंदर की तरफ अलाउ करते हैं।
ये तो अभी तक हमने स्टडी किया पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में आप ध्यान रखिए, आपको कोई भी एनर्जी नहीं लगाना है, मूवमेंट करनी है चीजों की फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन। बट इसके अपोजिट जाएगा एक्टिव। नाम से पता लग रहा है एक्टिव है, यानी एक्टिवली हो रहा है। एक्टिवली हो रहा है मतलब अगर किसी चीज को एक्टिवली करना है तो एनर्जी तो लगेगी। तो एक्टिव इसके अंदर इसने कहा परफॉर्म बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट परफॉर्म बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। आपको काम करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि आप कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट करना चाहते हो। यू वांट टू ट्रांसपोर्ट थिंग्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन। इसको स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं, उनकी मदद से हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी अगर मैं बात करूं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में भी आपके पास स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होंगे। और अगर आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें वहां पर भी मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होंगे, यानी फैसिलिटेटेड एक्टिव दोनों में मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं। बट एक्टिव में एनर्जी यूज हो रही है लेकिन फैसिलिटेटेड में एनर्जी यूज नहीं हो रही है, यानी फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट इज पैसिव एंड एक्टिव इज यूजिंग प्रोटीन्स बट इट इज यूजिंग ऑल्सो दी एनर्जी। एटीपी का इस्तेमाल भी हो रहा है। बल्क ट्रांसपोर्ट क्या होता है? अगर आपको ट्रांसपोर्ट एक्टिव पैसिव की कैटेगरी से बाहर निकालना है तो एक तीसरे टाइप का ट्रांसपोर्ट है जिसको बल्क है, यानी थोक में चीजें बाहर से अंदर या अंदर से बाहर जा रही हैं। बल्क ट्रांसपोर्ट को बेटा हम दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। अगर सेल को बाहर से कुछ अंदर फेंकना है, कुछ बाहर से अंदर लाना है तो उसको करेंगे एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का क्लासिक एग्जांपल होता है, हमें देखने में मिलता है यहाँ पे फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का हिस्सा मतलब क्या है? फेगोसाइटोसिस में सेल बाहर की चीज को खा रहा है। अगर सेल बाहर में पड़ी हुई चीज उसको खा रहा है, एग्जांपल लेते हैं अमीबा का। अमीबा के सामने खाना पड़ा है तो अमीबा इस तरीके से आता है, अपना सूडोपोडिया फैलाता है और इस तरीके से खाने को कंज्यूम कर लेता है। तो इस प्रोसेस को फेगोसाइटोसिस कहते हैं। यानी सेल अगर अपने से बाहर पड़ी चीज को खाना चाहता है तो कहेंगे इसको फेगोसाइटोसिस, द प्रोसेस ऑफ सेल ईटिंग। उसी तरीके से अगर कोई लिक्विड बाहर है और उसको उस लिक्विड को अंदर लेके आना है, यानी एंडोसाइटोसिस ऑफ लिक्विड करनी है, इस प्रोसेस को हम टर्म करते हैं पिनोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस यानी सेल अपने अंदर के मटेरियल को बाहर करना चाहता है, और यहाँ पे आप अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहला केस है एंडोसाइटोसिस। देखिए ऑर्गेनिज्म बाहर पड़ा है, इस ऑर्गेनिज्म को साइटोप्लाज्म के अंदर लेके आना है, तो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पर क्या काम कर रही है, इस तरीके से एक सूडोपोडिया क्रिएट कर रही है। सूडोपोडिया करके हमने फाइनली बाहर की चीज को देखो अंदर ले आए। सेकेंड वाले डायग्राम में, बी वाले में देख सकते हैं कि आपके पास लिक्विड टाइप का मटेरियल है, वैसे सूडोपोडिया एक्सटेंड करके बाहर से अंदर को लिक्विड हमने ट्रांसपोर्ट कर लिया। लेकिन एक्सोसाइटोसिस में यानी सेल के अंदर की चीजों को बाहर फेंकना है, दैट मींस समझ लीजिए सेल ने यहाँ पे सेक्रेटरी वेसिकल में कोई भी प्रोडक्ट बनाया, आपके पास एंजाइम बनाया, हार्मोन बनाया। अब इस हार्मोन को मेम्ब्रेन के साथ हमने यहाँ पे फ्यूज करवाया। इस पहले वेसिकल क्रिएट किया, वेसिकल मतलब एक राउंडेड स्ट्रक्चर क्रिएट किया, उसको मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करवाया और फिर हमने अपने सामान को, सेक्रेटरी प्रोडक्ट को सेल से बाहर फेंक दिया। दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसके साथ साथ हम ये वाला लेक्चर फिनिश ऑफ करते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर पूरा का पूरा समझ आया। लेक्चर के साथ साथ आप कोशिश कीजिए कि पूरा लेक्चर आप अपने हैंड रिटन कीजिए। द मोर यू राइट, द मोर यू लर्न एंड द मोर यू रिमेंबर। थैंक यू।